नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, समुद्र में कुछ जीव ऐसे होते हैं कि यदि उनके अंग कट जाएं तो दोबारा उग जाते हैं। ये उनकी जो संरचना है कुछ प्रकृति ने इस तरह से की है। तो इस मामले में हम भारतीय भी एक जैसे हैं। एक मिसाल इस मामले में हम लोग कायम करते हैं कि हमारी नाक चाहे कितनी भी कट जाए, मैं आम भारतीय की बात कर रहा हूं, आम पूरे देश की बात कर रहा हूं, देश के 140 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं कि हमारी भी नाक ऐसी है कि चाहे कितनी बार भी कट जाए और उसके बावजूद भी उग आती है और अपनी जगह आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारी नाक कटने की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है कि हमारी जो बेइज्जती है और हमारी नाक अक्सर कटती रहती है और उसमें हमारी तो कम गलती है, गलती तो कहीं ना कहीं हमारी भी है, क्योंकि हम इस देश के बाशिंदे हैं, इस देश के नागरिक हैं। इस देश के कानून की पालना करने में, कानून बनाने में हमारा भी योगदान है। तो इसलिए कहीं ना कहीं चाहे वो कम कटे या ज्यादा कटे, तो नाक तो हमारी भी कटती है। जब कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भारी बेइज्जती होती है, पहली बात तो ये कि हम इस बात को माने कि वाकई हमारी बेइज्जती भी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका महत्व समझना या इसका अंतर समझना, ये बहुत बारीकी सी रेखा है जीवन में कि ये समझाती है कि बेइज्जती क्या होती है और क्या बेइज्जती नहीं होती। दरअसल हम यदि किसी चीज को माने ही नहीं कि लगातार हमारी नाक कटती रहेगी, ये हमारी बेइज्जती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम दरअसल भारतीय इस मामले में नकटे बन गए हैं। यह तो जिसकी नाक कट जाती है वो नकटा बन जाता है। उसमें सभी लोग शामिल हैं, उनकी कम कटे या ज्यादा कटे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी किरकिरी होती है ना दोस्तों, उसको नाक कटना ही कहा जाता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हमारी किरकिरी हुई है वो ये भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भारत लगातार तरक्की पर है। भारत किसी भी फील्ड में तरक्की करे या नहीं करे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर लगातार भारत तरक्की कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो पूरी दुनिया में जो देश हैं उनके भ्रष्टाचार को नापते मापते हैं, उनके लिए आंकड़े इकट्ठे करते हैं और पूरी विश्व में सूची जारी करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सूची जारी करी है जिसमें भारत का नंबर 200 देशों में से 96 है। 96 नंबर है भारत का। ये 2023 की भ्रष्टाचार की रैंकिंग है भारत की, जो 96 नंबर पर है हम पूरी दुनिया के देशों में। और इससे पहले 2022 की जो रैंकिंग थी उसमें हम 94 नंबर पे थे। हमने 2 अंकों की तरक्की कर ली है दोस्तों। भ्रष्टाचार के मामले में हम 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ पार्टियां कितने दावे करती हैं, कस्में खाती हैं, वादे करती हैं, लेकिन दोस्तों ये जो कटी हुई नाक है ना, ये जो है वो वापस कहीं ना कहीं फिर बढ़ाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये सालों दर साल चली आ रही है और कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सब बिल्कुल अमन चैन से हैं, शांति पर है, किसी के माथे पर कोई शिकन नहीं है। मैं बात कर रहा हूं देश में आम लोगों की और देश को चलाने वाले लोगों की भी। आम लोगों को भी इससे अब कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि देश में करप्शन है। आपने देखा होगा यदि आम लोगों को करप्शन पड़ता तो नेता जिन पर भारी भरकम भ्रष्टाचार के आरोप लगे होते हैं वो दोस्तों दोबारा चुनाव नहीं जीत कर आते। निश्चित तौर पर यह कभी मुद्दा रहा ही नहीं है और ये आज भी लगभग स्थिति ऐसी है। इसके बावजूद भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं और उन्होंने पिछले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए और जो लोकसभा चुनाव हुए, तीसरा लोकसभा चुनाव अभी हुआ जो जिसमें वो प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने गए, बने गए, लेकिन इन तीनों चुनावों में और राज्यों के जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और ये तमाम जो जितने 5-6 राज्यों में चुनाव हुए, इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आपको याद होगा, उन्होंने संसद में भी बयान दिया और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ने की बात कही। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियां जो हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को पूर्व मुक्त हस्त दिया और उन्होंने कहा कि इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण से मतलब इन पर कोई अंकुश नहीं है, इनकी कार्रवाई बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक होगी और ये इस मामले में इनको ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है इनको पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आप देख लें कि भारत की भ्रष्टाचार के मामले में हालत क्या है। यही कारण है कि भारत में विदेशी निवेश नहीं आ रहा।
देश का उद्योगपति भी यहाँ के, और देश का उद्योगपति नहीं दोस्तों, देश का आम व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी हो या लघु उद्योग धंधे करने वाले हो, ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा जिसका कोई काम सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत की लेन देन के होता हो। तो ये यहाँ हमारा ये जो कैंसर है दोस्तों, ये पूरे देश में हमारी पूरी जड़ के अंदर तक, पूरी आप ये देखिए रीढ़ की हड्डी से लेकर शरीर के निचले हिस्से से लेकर ऊपर के हिस्से तक फैल चुका है और इसका कोई समाधान नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों हमारी कितनी किरकिरी होती है, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये सूची पूरी दुनिया के देशों में पढ़ी जाएगी कि भारत का 96वां स्थान है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर और 2 स्थान आगे बढ़ गया है भारत। मतलब भ्रष्टाचार कम करने या खत्म करने के बजाय हम 2 स्थान और आगे बढ़ गए। तो आप सोचिए कि कोई जब विदेशी मिलेगा, आप इसमें शामिल क्यों हैं? सवाल ये कि मैं और आप इसमें जिम्मेदार कहां हैं? जब कोई विदेशी नागरिक यहां पर आए, वो आपसे हमसे मिले, तो वो पूछे कि आपके देश में करप्शन है, तो क्या आप कहेंगे कि मैं उसमें शामिल नहीं हूं? आप उस विदेशी नागरिक से ये नहीं कह सकते ना कि मैं उसमें शामिल नहीं हूं, मैं तो ईमानदार हूं। वो पूरे कंट्री की बात कर रहा है, तो पूरे कंट्री में 140 करोड़ लोग आते हैं दोस्तों। ये बेइज्जती, ये नाक कटाई हम सबकी है। ये नेताओं को और नौकरशाहों को दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत ज्यादा उनको अपनी नौकरी प्यारी है नौकरशाहों को, और नेताओं को सत्ता प्यारी है। वो हर हालत में इसको बनाए रखेंगे, इसके लिए कोई भी रास्ते चुने जाएं। भ्रष्टाचार की आप क्या बात करते हैं दोस्तों, हालत क्या है आपको पता ही है। ये उदाहरण आपके सामने मौजूद है कि भ्रष्टाचार के आरोप में नेता जेल चला गया, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, अपनी बहन को मुख्यमंत्री बना दिया, अपने भाई को मुख्यमंत्री बना दिया। इस लेवल पर करप्शन है कि सत्ता से ये बिल्कुल शहद में गिरी मरी हुई मक्खी की तरह चिपके रहते हैं। सत्ता से इनका इतना जबरदस्त मोह है। तो दोस्तों जिनका सत्ता से इतना मोह है तो भ्रष्टाचार से कैसे दूर रह सकते हैं? जब भी कभी ईडी या सीबीआई की कोई कार्रवाई होती है तो सारे विपक्षी दल मिलकर हल्ला मचाते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दोस्तों कोई भी विपक्षी दल ये नहीं कहता कि जहां जहां उनका शासन है, यानी कि जिन राज्यों में उनका शासन है विपक्षी दलों का, उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है, ठीक है, उसकी सरकार वहां पर है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, और सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर हैं। और सिद्धारामैया चीफ मिनिस्टर पर खुद पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी के नाम से बहुत सारे प्लॉट ले लिए बेंगलोर में। आप देखिए हालत क्या है। मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं। इस बात को लेकर ईडी ने कार्रवाई भी की है। इसके अलावा आप स्टालिन की सरकार को देखिए, उनका एक मंत्री जेल में चला गया, वापस उसको मंत्री बना दिया। बालाजी की बात कर रहा हूं मैं, परिवहन घोटाले के मामले में, पुराने मामले में वो जेल में चला गया। सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत के लिए लाले पड़ गए, कोर्टों से अदालत, लेकिन जैसे ही फ्री होते तत्काल सत्ता में शामिल होने के लिए भाग दौड़, बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं और भाग दौड़ मचाने लगते हैं। ये दोस्तों विपक्षी दलों के हाल है। दूध की धुली दोस्तों कोई पार्टी नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो कोई दूसरी है, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई इतना बड़ा घोटाला कम से कम केंद्र सरकार में नहीं आया सामने जो आप आरोप लगा सके कि इसमें घोटाला हुआ है। कोशिश की गई थी राहुल गांधी द्वारा, कांग्रेस द्वारा, राफेल को लेकर। आपको याद होगा कि हमने फ्रांस से युद्धक विमान खरीदे थे राफेल, उस पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता को लेकर भी विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में गए थे। इस मामले में जब सुनवाई चली और काफी बहस हुई तो ये पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है और इस तरह से कोई आदेश अलग से नहीं दिया जा सकता। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि नेताओं के मामले में अलग से कोई मामला पॉसिबल नहीं है कि ईडी और सीबीआई अलग से कोई कार्रवाई करे, उसकी अदालतों में अलग से कोई मामला उसका चले, वो आम लोगों की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। तो अदालत से भी विपक्षी जो दल के नेता हैं उनको निराशा और हताशा मिली भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। इसके बावजूद दोस्तों आपने एजेंडा देखा, आपने चुनावी घोषणा पत्र देखे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, अभी हुए हैं, दिल्ली का हाल में हुआ है, उससे पहले 4-5 राज्यों में हुए, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। किसी भी विपक्षी दल ने, एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में हुंकार भरते रहे कि भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे। संसद में भी उन्होंने बयान दिया कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं, एक एक पैसा वसूल करेंगे। लेकिन विपक्षी दलों के एजेंडे पे देखो आप, भ्रष्टाचार मिलेगा ही नहीं आपको कि भ्रष्टाचार को हटाना है या मिटाना है। मैं राज्यों की बात करूं तो जो क्षेत्रीय दल हैं
वो तो दोस्तों बात ही नहीं करते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करते हैं। और जब कभी कोई भ्रष्टाचारी उनके यहां पकड़ा जाता है किसी भी कार्रवाई में, चाहे वो उनकी खुद की एजेंसी पकड़ती हो या ईडी या सीबीआई पकड़ती हो, तो वो उनकी दलील होती है कि देखिए हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। वाह, क्या जोरदार दलील देते हैं दोस्तों, सुनकर मजा आ जाता है। वो ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे हैं, इसलिए पकड़ा जा रहा है। वो एक पकड़ा गया है, वो पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, उसकी बारे में कोई नेता सत्तारूढ़ पार्टी का या कोई नौकरशाह चर्चा नहीं करता कि आखिर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो एक ने शिकायत करी, इसलिए पकड़ा गया है कि वो रिश्वत मांग रहा है, इसलिए शिकायत हुई है। बाकी जिससे शिकायत नहीं की वहां आराम से मजे से लेन देन चल रहा है। हमको हमारी नाक की कोई चिंता परवाह नहीं है। भारत एक तरफ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है। भारत ग्लोबल साउथ के लीडरशिप की दावेदारी कर रहा है। पूरी दुनिया में हमारा आईटी सेक्टर, दूसरे सेक्टरों में जो हम तरक्की कर रहे हैं उसमें हमारा डंका बज रहा है। लेकिन दोस्तों, इन सब के सामने भी जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो निश्चित तौर पर हमारे मुंह पर कहीं ना कहीं पूरी कालिख बेशक नहीं पुती हो, पर कालिख के अंश जरूर नजर आते हैं। और वो इन जो सिस्टम है, वो जो नेताओं के द्वारा बनाया सिस्टम है, जो नौकरशाहों द्वारा बनाया गया सिस्टम है, वो इसलिए इन्हीं की देन है और इन्हीं के कारण वो नजर आते हैं। आप ये देखिए कि विपक्षी दलों की बात करें, कांग्रेस में सोनिया गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनके राज्यों में जहां जहां सरकारें रही हैं या मौजूद हैं, वो भ्रष्टाचार वहां से जड़ मूल से जीरो टॉलरेंस की बात ही नहीं करते। वो जीरो टॉलरेंस वर्ड यूज ही नहीं करते और केवल वो आरोप लगाते हैं कि एजेंसियां, जो केंद्रीय एजेंसियां, वो उनके खिलाफ उनको निशाने पे ले रही हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। ये दोस्तों भ्रष्टाचार की हालत है देश में। हमारी इज्जत क्या रह जाती है ऐसी हालत में, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ये हालत हो जाती है कि हमारा भ्रष्टाचार का रैंकिंग, हमारी रैंकिंग लगातार बढ़ रही है। और हम कहीं ना कहीं अपने मन में खुशी ये जाहिर कर सकते हैं, अपने आप को एक झूठे तर्कों से, झूठी आशा से अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इनकी रैंकिंग हमसे भी आगे है। तो हमारा लेवल अब ये आ गया है कि हम इन देशों से तुलना करें अपनी। मतलब आप देखिए, हम तो अमेरिका से, डेनमार्क से, स्वीडन से, ब्रिटेन से, जापान से, इन देशों से तुलना नहीं करें। हम ऐसे गए गुजरे हुए, पिछड़े हुए, ये बिल्कुल दलित और आदिवासी टाइप देश जो हैं, जो बाबा आदम के युग में जी रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश, इनसे हम हमारी तुलना करें भ्रष्टाचार में कि हम इनसे ठीक है, हम इनसे थोड़े बेहतर हैं, तो हमारे लिए ये संतोषजनक है। दोस्तों, ये संतोषजनक बात नहीं है, ये हमारी नाक कटने का सवाल है। और हमारी नाक तभी बचेगी जब वो पूरे तंत्र में ये जो जहर मिला हुआ है, ये जो कैंसर फैला हुआ है, इसको दोस्तों जल मूल से, जब तक ये जड़ मूल से खत्म नहीं होगा, तब तक हमारी साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लौटेगी। हम बेशक अपने मन में भारतीय होने का, देशभक्त होने का, राष्ट्रभक्त होने का, ये भक्त होने का, वो भक्त होने का, कट्टरवादी होने का कितना ही गुमान कर ले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी लगातार बेइज्जती हो रही है और इसकी रुकने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो दोस्तों, आपको भ्रष्टाचार पर आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज जरूर शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और साथ ही इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।